दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसमें भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। तो आज़ादी के बाद में जब हमारा संविधान बन गया था, ठीक है, संविधान बनने के बाद में जब वो लागू हो गया था, तो जैसे संविधान बन रहा था और लागू होने की कगार पे था, उसी तरीके से उसी समय जो है राज्यों का एकीकरण भी चालू हो गया था। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से उसको राज्यों को मिलाया गया, आज जो भारत का हम मैप देखते हैं, जो आकार देखते हैं, उसको किस तरीके से बनाया गया है, कौन कौन लोग उसके पीछे थे। ठीक है, और किस तरह से कौन कौन से राज्य जो है पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था उससे बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही जो वो रही है सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल प्लस वीपी मेनन। पटेल जी थे, पटेल प्लस वीपी मेनन थे, वीपी मेनन। ठीक है, ठीक है, तो ये थे जो राज्यों को एकजुट करने, उनसे बातचीत करके किस तरीके से मामला सलटाना है, कैसे उनको अपने अंदर लेना है। ठीक है, कहाँ पे हमको पुलिस कार्रवाई करनी है, सारा चीज जो है इन दोनों लोग जो है देख रहे थे, ये दो लोग। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, तो वहां हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग अपना जो पॉलिटी है, पॉलिटी का सेक्शन वाला चीज जो है हम लोग देखते हैं। तो भारत संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, तो इनमें हम लोग देखेंगे कि राज्यों का जो है पुनर्गठन किस तरीके से हो रहा है। तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट जो है भारत को कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये संविधान का भाग एक है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत जो है भारत के राज्य संघ के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो राज्यों का संघ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा भारत। तो किस तरीके से इसमें सारा चीज हो रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये याद देखना है कि संविधान का भाग एक है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत जो है राज्यों का संघ के बारे में पूरा जो है बातचीत कही गई है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग उसको देखते समझते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है इसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य जो है उसका गठन किस तरह से हुआ है। जैसे हैदराबाद रियासत थी और जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर रियासत थी, किस तरीके से भारत में उसको शामिल किया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या था, वो सब चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग पॉलिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, जो यहाँ पे लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो सबसे पहले लिखा गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो राज्यों का संघ होगा, तो उसमें भारत क्या है, तो भारत जो है देश के, भारत जो शब्द का यूज किया गया है वो देश के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारत एक देश है। और जो संघ के बारे में बात की गई वो क्या है, संघ जो है एक प्रशासनिक प्रशासनिक या प्रशासन करने का एक तरीका जो है बताया गया कि किस तरह का शासन वहां पे है। तो भारत क्या है, देश का नाम है, और संघ क्या है, संघ शब्द जो है शासन प्रणाली को दर्शाता है कि किस तरह का वहां पे शासन प्रणाली चल रही है, संघात्मक है या एकात्मक है, किस तरह से चल रही है। तो संघ जो है शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, राज्य एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो जो पहली अनुसूची हम लोग देखे थे, अनुसूची में वो जो उसमें क्षेत्र दिए हुए हैं वही जो राज्य एवं राज्य क्षेत्र होंगे, मतलब कि भारत के राज्य एवं राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, पहली अनुसूची हमने इससे पहले देखा था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में जो भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है वो क्या क्या है, तो उसमें राज्यों के राज्य का क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है उसका कितना क्षेत्र है, तमिलनाडु है उसका कितना क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है उसका कितना क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है उसका कितना क्षेत्र है, राजस्थान है उसका कितना क्षेत्र है, तो वो राज्यों के राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहला बात इसमें है, भारत का राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र आते हैं। पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र,
पहली अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की गई है। पहली अनुसूची में जो यूनियन टेरिटरी दिए गए हैं उनका जो क्षेत्र है उसके लिए। तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, तो ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, अर्जित मतलब कि कहीं से प्राप्त हो रहे हैं हमको, उस तरह का। तो ये जो जो पहली अनुसूची थी, ये जब भारत का एकीकरण हो रहा था उस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वहां पे बहुत प्रासंगिक था ये। ठीक है, तो भारत आगे हम लोग देखते हैं, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि क्यों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारत राज्यों के मध्य किसी सौदे या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो कोई भी राज्य जो है जो भारत के साथ आके रहेगा वो भारत से स्वतंत्र होने का जो है उसको हक नहीं है, स्वतंत्र नहीं हो सकता वो। ठीक है, और भारत जो है इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो भारत का जो है, भारत जो क्षेत्र है या संघ है उसका विनाश नहीं होगा, भले से भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनका विनाश हो जाए। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि भारत जो है विनाशी राज्य, मतलब कि राज्यों का विनाश हो सकता है भारत में, मगर जो है अविनाशी संघ है, मतलब संघ का विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी सौदे का या समझौते का परिणाम नहीं है, और कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो ये जो बात थी कि ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि कहाँ से अर्जित होंगे, किस तरह से अर्जित होंगे। और तीन क्षेत्र यही थे, तीन तीन क्षेत्रों को याद रखना हमको कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्यों का क्षेत्र आता है, और पहली अनुसूची में दिए गए जो संघ है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके भी आते हैं। और ऐसे अन्य क्षेत्र आते हैं जो अर्जित किए गए जाएंगे, तो जो आगे अर्जित किए जाएंगे भारत के देश में मिलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एकीकरण चल रहा था तो मिलाया जाएगा राज्यों को। ठीक है, तो राज्यों को जब मिलाया जाएगा तो उसी के लिए बात कर रहा है कि जब राज्य मिलाएंगे या अर्जित करेंगे वो क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, एकीकरण में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो भारत की तरफ आएंगे। जब विभाजन हुआ था तो जो रियासत थी उनको तीन तरह की पावर दी गई थी कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, आप भारत के साथ जा सकते हैं, और अगर दोनों में नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, और जो थे जैसे अब देखे होंगे दमन दीव, ठीक है, वहाँ पे फ्रांसीसियों का था। उसके अलावा जो पौंडीचेरी पे अन्य विदेशियों का शासन था। ठीक है, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो ये आज़ादी के बाद भी था ये लोग, तो ये लोग भी अर्जित किए गए हैं। ये लोग जो है ट्रांसफर हुए हैं किससे, विदेशियों द्वारा अर्जित हुए हैं ये लोग। तो विदेशी क्या थे, तो फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। ये लोग जो है जब भारत आजाद हो गया उसके बाद ये लोग भी धीरे धीरे चले गए, तो ये लोग यहाँ से अर्जित किया भारत ने क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र वही है, जो ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अर्जित किससे किए जाएंगे, जो विदेशी थे, जैसे गोवा को मिला, पौंडीचेरी मिला हमको, दमन दीव मिला। ठीक है, तो ये सब अर्जित किए गए क्षेत्र हैं। ठीक, तो ये जो है यहाँ देख लिया हमने कि भारत जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, ये पहला आर्टिकल में दिया गया है। तो पहला आर्टिकल जो है हमारे संविधान का क्या है, अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। भारत जो शब्द है उसका मतलब है कि वो देश को इंगित करता है, और जो संघ शब्द है वो जो है एक शासन प्रणाली को इंगित करता है। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में हमने देखा, तीन तरह का राज्य क्षेत्र हैं, राज्यों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र, और वो क्षेत्र जो भारत सरकार जो है अर्जित करेगा वो क्षेत्र। ये जो तीन तरह के क्षेत्र हैं वो भारत के क्षेत्र कहे जाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिए इसको। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, और एग्जाम में पूछता है तो अक्सर ये बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद जो 2 है वो क्या कहता है, तो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, कैसे उसकी स्थापना होगी। ठीक है, तो संसद को शक्ति दी गई, जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो संसद को यह शक्ति थी कि संघ में नए राज्यों को शामिल करे या स्थापित करे। ठीक है, तो जब एकीकरण हो रहा था उस समय जो ये अनुच्छेद 2 था वो काफी ज्यादा प्रासंगिक था। ठीक है, और इसमें जो है संसद के पास शक्ति थी कि जो राज्य आ रहे हैं
जिसको भारत में शामिल करना है, भारत के क्षेत्र में इसको जोड़ना है, उसमें हम क्या लें, किनको हम शामिल कर सकते हैं, किनको हम संघ में नए राज्य के रूप में शामिल कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। तो यह प्रावधान जो है आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में विशेष रूप से प्रासंगिक था। उस समय बहुत प्रासंगिक था ये, कि हम राज्यों को संघ में नए राज्यों को शामिल करें। तो कैसे हमको शामिल करना है, कौन शामिल करेगा, तो संघ जो संसद जो है उसके पास शक्ति थी कि वो इसको शामिल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रासंगिकता जो है, प्रासंगिकता प्रासंगिकता जो है वो उसी समय थी जब आजादी के बाद जब एकीकरण हो रहा था, उसी समय पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जब रियासतें और नए क्षेत्र शामिल हुए, उसी समय इसकी ज्यादा प्रासंगिकता थी। ठीक है, जब एकीकरण हो रहा था। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश था सिक्किम, मगर संसद ने इसको धीरे धीरे 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के राज्यों के समकक्ष इसको दर्जा दे दिया सिक्किम को। सिक्किम सिक्किम पहले जो है एक स्वतंत्र देश था, वो भारत में आना चाहता था, तो भारत में उसको शामिल कर लिया गया। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश था। नए राज्यों का प्रवेश कौन सा हुआ, तो सिक्किम का हुआ। और उसकी स्थापना कैसे हो गई, तो नए राज्यों के रूप में। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश हुआ। सिक्किम एक देश था, उसको राज्य बना के या यूनियन टेरिटरी पहले बना के भारत में, भारत के संविधान में उसको प्रावधान किया गया कि वो भारत का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद जो उसकी स्थापना कर दी गई किस रूप में, तो सिक्किम राज्य के रूप में, जो भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, तो ये है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसको याद रखेंगे, जो आर्टिकल 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश जब आजादी के भारत के समय की बात चल रही है। ठीक है, आजादी के भारत का जब आजाद हो रहा था, तो उस समय राज्यों का जब एकीकरण हो रहा था, तो ये जो आर्टिकल था वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक था उस समय राज्यों के एकीकरण के लिए। ठीक है, संघ की स्थापना या प्रवेश। ठीक, अनुच्छेद 2 का 3 का कहता है, इसमें है राज्य पुनर्गठन की शक्ति संसद को दी गई है। कि राज्य पुनर्गठन जो है, राज्य पुनर्गठन का मतलब था कि जो प्राचीन राज्य है हमारे, प्राचीन कह रहा हूँ, जो पुराने राज्य थे, जो आजादी के समय जो राज्य बने थे, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देसी रियासतें थी और जो है प्रांतीय थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनको हम राज्य कह सकते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसको राज्य कह सकते हैं। तो वो जो थे राज्यों, उन्हीं राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। और जो जितने देसी रियासतें थी, बड़ी देसी रियासतें, छोटी देसी रियासतें, उनके लिए भी बात ये हो रही है कि उनका जो पुनर्गठन हम जब कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत इस संसद को पावर है कि राज्यों का पुनर्गठन संसद करे। ठीक है, तो इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए, पहले और दूसरे में आपको ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो था नए राज्यों का प्रवेश, तो प्रवेश मतलब कि पहले से कोई देश बना है, पहले कोई पहले से कोई राज्य है जो देश में शामिल नहीं है, अभी हमारे भारत में शामिल नहीं है, मगर उसको भारत में शामिल करना है, उसको प्रवेश दिलाना है या उसकी स्थापना करना है एक राज्य के रूप में। ठीक है, वो विदेशी बाहर का क्षेत्र है। ठीक है, तो वो वाला आर्टिकल 2 में आता है वो। ठीक है, नए राज्यों की का प्रवेश, जैसे सिक्किम को प्रवेश कराया गया क्योंकि सिक्किम एक देश था, उसको लाया गया था, तो अनुच्छेद 2 में आ रहा है। अनुच्छेद 3 की क्या बात कर रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन, जैसे कि दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को काट के एक नया राज्य बना देना। ठीक है, या एक राज्य से तोड़ के दो राज्य बना देना, या दो राज्य से तोड़ के एक राज्य बना देना, या एक ही राज्य की सीमाओं को चेंज कर देना, कम कर देना, या उसका नाम बदल देना। ये सब जो प्रावधान है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, जो भारत के नक्शे में मौजूद जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, उनमें जो बदलाव जब करना है हमको, तो 3 के तहत होगा। और बाहर से किसी क्षेत्र को अपने अंदर लाना है, वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश कराना है। जैसे भारत के, जैसे मान लीजिए अभी पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है जो अलग देश की मांग कर रहा है। मान लीजिए अगर भारत में आना चाहता होगा, अगर भारत में आएगा वो, उसको भारत उसको अगर कब्जा करता है या भारत में वो शामिल होना चाहता है,
तो नए नए राज्यों का प्रवेश जो है आर्टिकल 2 के तहत होगा, 3 के तहत नहीं होगा। बलूचिस्तान वाला मामला जो है 2 के तहत होगा, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 की बात हमने कर ली। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन करना आर्टिकल 3 के साथ ही संभव है, ठीक है। तो किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर तो किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र की किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद, ठीक है। तो जब हम किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों दो या दो से अधिक राज्यों को तोड़ के एक नया राज्य बनाना हो, या राज्यों के कुछ भागों को मिला के, मान 2-3 राज्य हैं उसे कुछ भागों को मिला के एक नया राज्य बनाना हो, ठीक है। किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, तो संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो जो संविधान सभा थी हमारी, तो इस बात पे काफी वो परेशान थी कि जैसे ये पावर जो अगर संसद को दे दी जाएगी तो संसद क्या कर सकता है, लगातार जो है उसको बहुत कंसर्न था कि अगर इसको हम राज्यों को अगर उनको शक्ति दिए हैं तो राज्य सूची का विषय उनको दिए हैं, और ये पूरी शक्ति संसद के पास है कि उसके क्षेत्रों को कभी भी तोड़ सकता है, संसद कभी भी उसको बांट सकता है, कभी भी नाम बदल सकता है उसका, तो मनमाने ढंग से ना करने लगे। तो बहुत से जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको इस पे बहुत ज्यादा राय उनकी एक नहीं हो पा रही थी। कुछ लोग थे इसके विरोध में थे कि नहीं, केंद्र को इतनी शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो इसके सपोर्ट में थे कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। राज्य राज्य जो है अपने मन से अगर ये शक्ति राज्यों को अगर मिल जाती है तो राज्य जो है हमारे देश को कई जैसे भाषाई आधार पे वो लोग अपने आप को बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे एक राज्य है मान लीजिए, उसको ये शक्ति है कि अपने नाम को बदल सकता है, ठीक है। अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के साथ मिलके एक मतलब अलग राज्य बना सकता है। तो ये मनमाना ढंग से राज्य ही आपस में मिलके चाल चलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे यूनिटी के लिए, एकता के लिए जो है अच्छा नहीं है। तो ये पावर जो है संसद को दी गई, ठीक है। मगर कुछ लोग कहे कि अच्छा ये पावर संसद संसद को दे रहे हैं, तो ये एक बात है कि जब इसका प्रस्ताव अगर आएगा कि हमको दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है या राज्यों को तोड़ के दो राज्य बनाना है, ठीक है, उनकी सीमाओं में चेंज करना है, उनके नाम में परिवर्तन लाना है, तो आपको राष्ट्रपति को कहा गया कि राष्ट्रपति जो है उस प्रस्ताव को विधानमंडल के सामने रखेंगे। और जब वो प्रस्ताव संसद में आएगा किसी राज्य को चेंज करने के लिए, तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही ये आना चाहिए। इस तरह की जो है मांग रखी गई, ठीक है। तो पहले सब लोग सपोर्ट में ये थे कि केंद्र को ये पावर मिल जानी चाहिए, कि ये पूरी शक्तियां केंद्र को मिल जानी चाहिए, कि केंद्र जो है जिस तरह के चाहे राज्यों को बदल सकता है। और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, राज्यों को एक शक्तियां मिली रहे कि राज्य जो है अपने हिसाब से अपना नाम, अपना सीमा जो है निर्धारित कर सकते हैं। मगर इसे ये खतरा था कि देश की एकता और अखंडता में दिक्कत आ जाती, इस वजह से इसको हटा के संसद को ये पावर दी गई। मगर ये कहा गया कि राष्ट्रपति, जब ये सब प्रस्ताव आएगा किसी राज्य के नाम में चेंज करने का, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और राष्ट्रपति को चाहिए कि जो राज्य इफेक्ट हो रहा है इससे, जो राज्य में बदलाव हो रहा है, जो जो है विक्टिम राज्य है, उस राज्य के विधानसभा से एक बार राष्ट्रपति को पूछना चाहिए। अगर मगर राष्ट्रपति जो सुझाव राज्य देगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस तरह की बात जो है की गई, किसी तरह से एक बैलेंस स्थापित करके केंद्र को ये शक्ति दे दी गई कि केंद्र ये कर सकता है या संसद ये कर सकती है, ठीक है। तो किसी किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो, सीमा परिवर्तित करना हो, नाम बदलना हो, सारा काम जो है संसद जो है कर सकता है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 1 जो है भारत अर्थात इंडिया के राज्य क्षेत्र को बताता है कि उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है। और भारत जो है राज्यों के मध्य किसी सौदे या समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि भारत जो है एक अविनाशी राज्यों का सॉरी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो राज्य जो है भारत जो है
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये हमने देखा था। आर्टिकल 2 में हमने देखा था कि जब आजादी मिली थी तो जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें नए राज्यों का कैसे प्रवेश कराना है, उनकी स्थापना कैसे करनी है, संसद को शक्ति थी। संसद में नए राज्य शामिल करें, संघ में नए राज्य शामिल करें या स्थापित करें, ये पावर संसद को शक्ति है। और यह प्रावधान आजादी के बाद की शुरुआती वर्षों के लिए विशेष रूप से यह प्रासंगिक था, जैसा कि हमने समझा उसको। ठीक है, मगर जो तीसरा है, तीसरा वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है बहुत ज्यादा। तो तीसरा को हमने समझा कि नए राज्यों का जो निर्माण करना है। ठीक है, देश के क्षेत्र से ही, देश का जो टेरिटरी है, जो ये तीन लिखे हैं हम, ये तीन भाग जो चीज लिखे हैं, ये तीन भारत का राज्य क्षेत्र, इस राज्य क्षेत्र में अगर बदलाव करना है हमको तो हमको आर्टिकल 2 में जाना होगा। ठीक है, और इस राज्य क्षेत्र में अलग से कोई राज्य शामिल करना होगा तो हमको आर्टिकल 2 में जाना होगा। ये पूरा राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र, और इसमें से किसी विदेशी राज्य से या विदेशी भूमि को अगर इसमें लाना होगा तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में लाना होगा तो 2 में संशोधन करना होगा, जैसे बलूचिस्तान का हमने उदाहरण दिया आपको। ठीक है, उसी तरीके से जो आर्टिकल 3 में हमने देखा कि नए राज्यों का नाम परिवर्तन, उनकी सीमा को बढ़ाना घटाना, क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, राज्यों को तोड़ के अन्य राज्य बना देना। ठीक है, ये सब संसद के पास पावर है। बशर्ते यही है कि जब वो उसका प्रस्ताव आएगा तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, और राष्ट्रपति जो है अफेक्टेड जो राज्य हैं उनके पास जो है प्रस्ताव ये वाला भेजेगा वहां की विधानसभा को। विधानसभा प्रस्ताव पास करेगी तब भी ठीक है, अगर नहीं पास करती है, कोई अपना विचार देती है, तो उस विचार को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये बात है इसमें। इसमें अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जो पहला वाला है ये अनुच्छेद दूसरा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में, नए राज्यों का प्रवेश और या स्थापना जो आर्टिकल 2 में है, और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य, जो अनुच्छेद के 3 के तहत जो किया गया कार्य है, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो बस 4 में ये लिखा है कि जो आर्टिकल 2 में हम कर रहे हैं, जो आर्टिकल 3 में कर रहे हैं, कुछ भी अगर करते हैं हम लोग तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश कराते हैं या नए राज्यों की स्थापना करते हैं, ठीक है, या नए राज्यों का निर्माण करते हैं या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में बदलाव करते हैं, ये संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा। ये अनुच्छेद 4 साहब बोलता है। ठीक है, तो ये पूरा जो था अनुच्छेद के बारे में हमने समझा, 1 2 3 4। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था। इसको अगर नहीं समझ में एक बार आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक करके इसको समझ लीजिए कि दो दो और 3 में क्या फर्क है। ठीक है, अगला है इसमें देखेंगे हम लोग क्या है। तो नोट है इसमें कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होगा। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया। ठीक, इससे जो राज्य प्रभावित होगा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की जो विधानमंडल है, वीएम मतलब विधानमंडल के पास जो है भेजेगा इस प्रस्ताव को, और राष्ट्रपति जो है विधानमंडल की जो प्रस्ताव पे राय आई है उसकी बात मानने हेतु तो बाध्य नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है विधानमंडल की बात मानने हेतु तो बाध्य नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है इसमें कि अब ये हमने समझ लिया पूरा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, समझते हैं किस तरह से क्या हुआ था। तो देशी रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हो रहा है, इसको समझना है कि भारत में अब भारत का कैसे बन रहा है। हमने समझा कि 1 2 3 4 जो आर्टिकल है इनमें क्या लिखा गया है, अब इनका यूज करके किस तरीके से भारत देश में विदेशी क्षेत्र को कैसे जो है नए राज्यों का प्रवेश कैसे कराया जा रहा है, स्थापना कैसे उनकी हो रही है, और जो पुराने राज्य हैं उनको कैसे जो है उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं को तोड़ के एक नए राज्य के बनाने की जो बात हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, इसको हम आप समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सैद्धांतिक चीजें पढ़ रहे थे कि संविधान में क्या लिखा है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो गवर्नेंस में आता है, जो प्रशासन में आता है, जो राज्य व्यवस्था में आता है, अब राज्य व्यवस्था में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रावधान हमने देख लिया क्या क्या प्रावधान है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होने वाला है कि देशी देशी रियासतों का एकीकरण अगर करना है हमको तो हमको आर्टिकल 2 का भी यूज करना होगा। और भारत अभी बन रहा है तो जो पुराने राज्य हमारे पहले से चले आ रहे हैं ब्रिटिश काल से, उनमें भी कुछ लोग होंगे जो अपने देश की मांग करेंगे, जैसे कि तेलुगु देश की मांग हो रही थी। एक कांग्रेस के नेता थे, रामालू करके कुछ नाम था उनका,
वो अनशन कर रहे थे कि तेलुगु राज्य बनाने के लिए बहुत परेशान थे वो, तेलुगु भाषी राज्य अलग बनाने के लिए, जो मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनेगा। तो वो क्या हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत वो बनेगा, क्योंकि एक ही हमारा जो पहले से वो राज्य था, और उसी राज्य में से, और वो भारत में शामिल हो गया था, भारत के संघ में शामिल हो गया था, उसमें से टूट के अलग बन रहा है। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है ये बनेगा, आर्टिकल 2 के तहत नहीं बनेगा। तो वहीं पे जब आर्टिकल 2 के तहत कौन आएगा, तो जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये आर्टिकल 2 के तहत राज्य में प्रवेश कराए जाएंगे, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत कौन बनेगा, तो आंध्र प्रदेश बनेगा। तो देशी रियासतों का एकीकरण कैसे होता है, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत राज्य जो क्षेत्र था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश राज्य क्षेत्र और दूसरा था देशी रियासतें, ठीक है। तो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र जो था, जिसको ब्रिटिश भारत कहते थे, उसमें 9 प्रांत थे। तो 9 प्रांतों में जहाँ पे गवर्नर रहते थे, जैसे मद्रास था, बॉम्बई था, आगरा था, कलकत्ता था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र थे वो प्रांतों के रूप में थे, ठीक है, प्रांत थे। जैसे संयुक्त प्रांत था, सौराष्ट्र था, पंजाब वाला प्रांत था। तो ये जो प्रांत थे, ठीक है, जहाँ ब्रिटिश कब्जा था, जहाँ ब्रिटिशरों ने अपना कब्जा करके अपना खुद का गवर्नर जो है नियुक्त किया था। बाकी देशी रियासतें जो थी, देशी रियासतें 552 थी। तो इस इतने छोटे देश में 552 देशी रियासतें थी उस टाइम पे, और 9 प्रांत थे जिसपे ब्रिटिश लोग शासन करते थे। और 552 जो रियासतों पे एक एक राजा थे, ठीक है। 552 राजाओं के साथ मिलकर किस तरह से देश को एकीकृत किया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो 552 रियासतें मतलब 552 देश एक तरह से था भारत में, और एक देश ब्रिटिश भारत था, ठीक है। तो इसमें से 149 जो जो थी रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। तो आसानी से शामिल हो गई, आसानी 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 से शामिल हो गई ये। और शेष 3 जो थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, को कठिनाइयों के साथ जो है सम्मिलित किया जाना पड़ा। तो कहीं पे सैन्य कार्रवाई हुई, कहीं पे जनमत संग्रह हुआ, कोई पाकिस्तान के आक्रमण के डर से भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गया। तो ये चीजें आगे चली, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत में 9 प्रांत थे, देशी रियासतों में 552 रियासतें थी, जिसमें 549 रियासतें जो है आसानी से, 552 रियासतों के जो राजा थे आसानी से भारत संघ में शामिल हो गए, ठीक है। मगर 3 जो थे ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे। मगर हैदराबाद तो देश के बीचों बीच था भारत संघ के, क्योंकि मद्रास, तमिलनाडु वगैरह सब लोग शामिल ही हो गए थे। हैदराबाद अलग से जो है देश बनाना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, और ये इसका मानसा थे पाकिस्तान के साथ मिलने की, ठीक है। मगर बीच में अगर पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हो जाता या फिर अकेले ये हैदराबाद एक अलग देश रहता बीच में, भारत के बीच में, तो देखिए सिक्योरिटी का कितना कंसर्न रहता, चारों तरफ जो है बॉर्डर एरिया में दिक्कत रहती, इसमें भी घुसपैठी घुसते, हैदराबाद से घुसपैठी बाहर आते, तो बहुत ज्यादा समस्या होती। तो इसको एकदम पागल हो गए थे इसको, हाँ, हैदराबाद को अपने देश में शामिल करने के लिए वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, किसी भी कीमत पर इसको शामिल करना चाहते थे। तो शेष 3 जो था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, कठिनाइयों के साथ जो है शामिल किया गया इनको, ठीक है। तो विभाजन के बाद रियासतों के पास 3 विकल्प थे, कौन सा, या तो भारत में आ जाएं, या पाकिस्तान के चल जाएं, के साथ चली जाएं, और या तो स्वतंत्र रहे वो लोग, ठीक है। तो इसमें जो जूनागढ़ थी और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, और इनका मन था कि हम लोग भारत के क्षेत्र एरिया में रहते हुए, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान के साथ चले जाएं। मगर ऐसा जो है हमारे जो एकीकरण के, एकता के जो मूर्ति कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जूनागढ़ को फरवरी 1948 में भारत में विलय कर लिया, जनमत संग्रह के द्वारा विलय करा दिया गया जूनागढ़ को। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य कार्यवाही कर सितंबर 1948 में इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र पे या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके 26 अक्टूबर 1947 को ही ये भारत में शामिल हो गया था, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान जो है आक्रमण कर रहा था जम्मू कश्मीर में हड़पने के लिए। तो यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि भारत के साथ मैं चला जाता हूँ। वो भारत के साथ चले आए, ठीक है। और पाकिस्तान ने वहां पे आक्रमण कर दिया, और कुछ डिस्प्यूट चल ही रहा था। और डिस्प्यूट जो है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, अभी जल्दी ही देश आजाद हुआ था, तो काफी दूरदर्शी थे जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आज तक नहीं कोई बना। ठीक है, इतना दूरदर्शी और एकदम गर्त में जो देश था उसको उठाकर कहाँ से कहाँ लेके चले गए। तो बहुत बड़े दूरदर्शी थे और बहुत बड़े नेता थे वो। ठीक है, वो आजकल के नेता जो ये फ्रॉड वाले हैं उस तरह की नई विचारधारा उनकी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही अच्छे नेता थे। उनकी पर्सनल लाइफ पे लोग जाते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे करते थे, कौन नहीं करता है। आप नहीं करते हो, जो इसको सवाल उठाता है वो नहीं करता है अपने पर्सनल लाइफ में। मगर उनका अगर आप राजनीतिक कैरियर देखते हैं और देश को कहाँ से लेके चले गए। खाने के लिए अनाज नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, शिक्षा नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी, पूरा जो हस्तशिल्प था बर्बाद हो चुका था। फिर भी उसको बनाते 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 कहाँ तक वो लेके आए। ठीक है, और इसी ऐसा विजन बनाया उन्होंने। वो जो डैम बनते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी, तो उसको कहते थे ये मंदिर है, हमारे देश का मंदिर ये है। जो डैम है, जो आप उस समय के बने हुए डैम का यूज करके आज हम विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। तो एक दूरदर्शी विचारधारा के लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये छोटे मोटे अभी आजकल के जो नेता हैं, इनका कोई न सिद्धांत है, न कोई इनकी आइडियोलॉजी है। ये सीधे सिर्फ अपना जो है कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। ठीक है, तो इन पे भरोसा ना करो और एक अच्छा नेता का चुनाव करो। खुद से नेताओं को खड़ा करो, खुद से चुनाव करो। लोग कहते हैं नेता खराब है। जब नेता खराब है तो तुम चुनते ही क्यों हो उसको भाई। जो नेता खराब है तुम ही तो वोट देते हो उनको, वहां पहुंचाते हो, तुम वोट ही ना दो उनको। जो सबसे कम खराब है उसको वोट दो। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत जो है दूरदर्शिता के साथ में जो है ये काम किया। तो उनके पास जो ये जो जम्मू कश्मीर का मामला गया, पाकिस्तान जो था कह रहा था कि हमारा हम इस पे अटैक करके हम इसको हथिया लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब ढेर सारी चीजें हिस्ट्री में अगर इसको पढ़ाया जाएगा चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि ये मामला जो यूएन में लेके चले गए। कौन? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी सोचे कि कौन इस पचड़े में फंसे, चलिए जो बड़े लोग हैं। उस समय बहुत भारत जो था दयनीय स्थिति में था, गुलामी की मानसिकता भी बनी हुई थी। ठीक है, क्यों डर था कि कहीं फिर से न गुलाम हो जाए। ठीक है, तो इस डर के माहौल में और काफी चीजें इनको करनी थी, अगर इसी में फंसे रह जाते हो तो और चीजें ना कर पाते। तो वो जो है इस मामले को यूएन में लेके चले गए, यूनाइटेड नेशन में। और वहां पे मामला फंस गया और अभी तक इस पे जो है राजनीति होती रहती है। विदेशी देश और खुद हमारे देश में लोग इस पे राजनीति करते रहते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे। तो 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर जो है भारत में इसका विलय हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो कितनी थी? 552 रियासतों और 9 प्रांतों को मिला के अब हमारा देश जो है कॉन्सोलिडेशन की स्थिति में आ गया है। जो अभी आज मैप देखते हैं उस तरह के मैप का फॉर्मेशन जो है हो गया है, उस तरह का जो मानचित्र है वो बन गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान में जो 1949 में भारतीय संघ के राज्य का जो है किस तरह से वर्गीकरण कर रहा है। जो मूल संविधान था 1949 वाला, जो 16 नवंबर या 26 नवंबर 1949 में जो लागू हो गया था, तो किस तरह उसमें जो भारतीय संघ के राज्यों में किस तरह से वर्गीकरण किया था। तो भारतीय राज्यों को उसने 4 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा था। कैटेगरी क, कैटेगरी ख, कैटेगरी ग और कैटेगरी घ। ठीक है, तो ए बी सी डी जो था, ए मान लीजिए भाग ए मान लेते हैं, भाग बी या भाग सी, भाग डी। तो 4 कैटेगरी में भारतीय संघ को बांटा गया था। तो कौन कौन से थे भाई इसमें? तो देखिए सर, मूल संविधान जो 1949 में था, संघ के राज्यों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया था। आज जो हम लोग देखते हैं जो राज्यों का वर्गीकरण, वो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सुझाया गया था। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें पहला दे रहा है आपका कि भाग क में कौन से शामिल थे। तो भाग क में कौन से राज्य जो है शामिल थे। तो भाग क में वे राज्य जहां अंग्रेजी शासन था और गवर्नर शासन था वहां पे। तो अंग्रेजों का जहां शासन था उसको भाग ए में रखा गया था, जैसे मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी प्रांत थे जहाँ पे, उसको जो है भाग ए में शामिल किया गया। ठीक है, भाग ख में या भाग बी में किसको शामिल किया गया? तो बड़े आकार के जो देशी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, आपका मैसूर हो गया, पटियाला हो गया, ये सब भाग ख में शामिल किया गया था। ये बड़े राजा यहाँ पे थे। ठीक है, बड़ी ये रियासतें थी। ठीक है, तो राजस्थान आ गया, पटियाला हो गया, त्रावणकोर, कोची, सौराष्ट्र,
विंध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, ये जो थी भाग ख में ये लोग शामिल थे। अगला था भाग ग। तो भाग घ या भाग सी में क्या शामिल थे? छोटी रियासतें, छोटी रियासतें शामिल थी इसमें। वह मुख्य आयुक्त के शासन, जो एक मुख्य चीफ जो आयुक्त होते थे, चीफ आयुक्तों का या लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कहते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कह सकते हैं, तो मुख्य आयुक्त के शासन जहाँ थे, जैसे आपका अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर, मणिपुर, कूच बिहार, त्रिपुरा, कच्छ का जो क्षेत्र था यहाँ पे। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, वहाँ पे देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य जो आयुक्त होते हैं, वो आयुक्त टाइप के लोग वहाँ पे होते हैं। तो उसी में था भाग गौ में, जो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर, कूच बिहार, त्रिपुरा, कच्छ जैसे क्षेत्र थे, जिसमें छोटी रियासतें भी शामिल थी, और मुख्य आयुक्त के शासन वाला जो क्षेत्र था, जो राज्य था, वो भी इसमें शामिल था। भाग गौ में क्या था? भाग घ में क्या है? भाग डी में क्या है? तो भाग डी में विदेश से अर्जित राज्य। तो विदेश से अर्जित राज्य का क्या मतलब है? जैसे हमने अब पहले वाले में देखा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो देखा था कि जो राज्य क्षेत्र का देख रहे थे, भारत का राज्य क्षेत्र, उसमें हमने देखा था कि जो स्टेट है वो है, जो यूनियन टेरिटरी है वो है, और तीसरा जो था, जो अर्जित राज्य के बारे में बात कर रहा था, तो भाग भ की बात कर रहा था। जो अर्जित राज्य क्या थे? तो अर्जित राज्य या अर्जित से क्या मतलब है आपको? तो अर्जित राज्य से अभिप्राय था कि अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा अर्जित किया गया या मान्यता प्राप्त किया गया जो क्षेत्र था, उसको हम लोग कहते थे अर्जित राज्य, जिसमें अंडमान निकोबार था, दमन दीव को भी इसमें ले सकते हैं आप, ठीक है, गोवा को ले सकते हैं। तो ये जो था विदेशों से अर्जित जो राज्य था, ठीक है। अगर और दूसरा एक अर्जित राज्य था जो ये विदेशी संधि द्वारा द्वारा या विदेशी नियम कानून द्वारा या विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त की नहीं, ये आपका ही क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र इसमें शामिल था अर्जित वाले में। तो भाग भ वाले में ये चीजें शामिल थी, ठीक है। तो ये इतना बंटवारा था, 4 भागों में बंटवारा था, जो कि काफी लेंदी बनाता था हमारे संविधान की चीजों को। ये देश को समझने के लिए काफी जो था ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। तो अब आता है, अब आगे चल के इसमें, ये तो संविधान ने बांट दिया था 4 भागों में राज्यों को। अब आता है आजादी के बाद में बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953 में गठन होता है। इसका आयोग जो है 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बनता है और अपनी रिपोर्ट जो है सौंपता है, और रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ, तथा इसके अनुसार जो है, इसके अनुसरण में पारित किया गया क्या? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसमें जो है भारत राज्य क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। अभी ये 4 भागों में बांटा गया था संविधान में, मगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इस आयोग की सिफारिश पे भारत राज्य क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया, जैसा वर्तमान में हम आज देखते हैं, जिसमें राज्य है और यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट जो अभी वर्तमान में राज्य है, और अगला है राज्य क्षेत्र, जो उसको यूनियन टेरिटरी हम कहते हैं, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसके द्वारा जो है भारत को इन 4 जो ग्रुप था, 4 ग्रुप ये जो था देख रहे थे, 4 ग्रुप अभी ऊपर हमने देखा है, क ख ग घ, उस ग्रुप को हटा के बस 2 ग्रुप बना दिया गया, एक स्टेट या राज्य, एक राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसको बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी में आमतौर पर वही राज्य शामिल होते थे जो भाग गौ में और भाग घ में थे। तो भाग इसमें गौ में और भाग ख वाले में जो अंडमान निकोबार था, त्रिपुरा था, मिजोरम था, दमन दीव वाले जो क्षेत्र थे, और ये लोग शामिल थे इसमें। तो भाग ग, ये वाले भाग ग और भाग घ, ये दोनों इधर वाले जो है, और ये वाला और ये वाला जो है शामिल था किसमें? तो जो यूनियन टेरिटरी था, भारतीय राज्य था और यूनियन टेरिटरी, इस वाले क्षेत्र में भाग ग, और घ वाले जो है शामिल थे इसमें। जो सबसे पहले संविधान ने राज्यों को बांटा था, उसमें भाग ग और घ जो है यूनियन टेरिटरी में शामिल थे, और भाग क और ख का जो अधिकतम जो राज्य थे, वो स्टेट या राज्य बन गए थे हमारे देश में। हमारे देश के राज्य बन गए थे क और ख ग्रुप वाले, और राज्य क्षेत्र या यूटी बन गए थे भाग ग और घ वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये पूरा बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो चार चार तरह के, भारत प्रारंभिक संविधान में 4 ग्रुप में हमारे राज्यों को बांटा गया था।
मगर एक के धर के अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। और वो जो आयोग है अपनी रिपोर्ट 1955 में देता है, और वो कहता है कि इन राज्यों को जो चार भागों में हमने बांटा है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, उसको सिंपल दो भागों में बांटिए आप। एक भाग जो होगा उसको राज्य कहिए, दूसरा भाग जो है यूनियन टेरिटरी कहिए। ठीक है। तो वैसे ही हुआ, संसद ने एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, और उसके तहत जो है उसने क्या कहा कि अब एक एक राज्य होगा, एक स्टेट होगा, और जो चार भाग में हम पहले राज्यों के भाग बांटे थे उनको हम इन दो भागों में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात कही थी। ठीक है, तो पहला हमने देखा उसमें कि जो यूटी है उसमें भाग गौ और भाग घ वाले लोग शामिल थे। अब जो है, जबकि विदेश से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र, तो विदेश से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र में क्या थे, तो विदेश से अर्जित किए मतलब प्राप्त हुए, जिसमें पुदुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली जो थे वो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। इनको भी यूटी में शामिल किया गया, यूटी में। ठीक है, यूटी में शामिल किया गया, यूनियन टेरिटरी में इसको शामिल किया गया। वर्तमान परिस्थिति में जो 2026 में अगर हम देखते हैं तो 28 राज्य हैं हमारे, और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इस बात को भी हम गंभीरता से समझेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इतना है। अब जो है थोड़ा, ये तो पूरा बात हो गई यहाँ तक कि वर्तमान तक हमने देख लिया कि वर्तमान में किस तरीके से यूनियन टेरिटरी और राज्य बन गए। अब हम जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जून 1948 में भारत सरकार द्वारा हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने गठन किया। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने गठन किया एक के धर की अध्यक्षता में। ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग का जो है गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो जून 1948 में बना था उसको भाषाई प्रांतीय आयोग कहते थे। ठीक है, और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट ये दे देता है, और इस रिपोर्ट में क्या कहता है, इसने राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है भाषाई न मानकर प्रशासनिक जो सुविधा रखने की अनुशंसा की थी कि नई प्रशासनिक जो सुविधा हो उस आधार पे आप राज्यों का बंटवारा कीजिए, भाषाई आधार पे राज्यों का बंटवारा मत कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कोस के बाद भाषा ही बदल जाती है। ठीक है, एक कोस में पानी बदले चार कोस में भाषा, तो इस तरह से कुछ कहावत है। तो वो बात है, तो हमारे देश का फिर से टुकड़े हो जाएंगे, फिर से तमाम तरीके के राज्य बन जाएंगे, और फिर से डिस्प्यूट चालू हो जाएगा, और एकीकरण का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा, सही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाषाई आधार न रखकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पे जो है आप राज्यों को बनाइए। तो राज्यों का पुनर्गठन संबंधित विवाद जो है और गहरा गया। जो रामालू थे, पट्टाभी सीता रमैया, सॉरी अभी आगे आएगा वो, जो रामालू थे जो तेलुगु देशम की मांग कर रहे थे वो अनशन पे चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो राज्यों का पुनर्गठन जो ये इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पे मत करिए, राज्यों का जो बंटवारा है या गठन है उसको भाषाई आधार पे मत करिए। राज्यों का पुनर्गठन संबंधित विवाद जो है और गहरा गया। अतः नई जो समिति का गठन हुआ 1948 में ही नई समिति बनी, जिसको जेवीपी समिति कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे। तो जेवीपी समिति के बारे में पूछता है कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। और इन समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 को दी थी। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि भाषा आधारित राज्यों की मांग को देश की सुरक्षा के दृष्टि से कुछ साल तक टालने के लिए बोला कि अभी जो है देश के लिए भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना अच्छा नहीं है, कुछ साल इसको टाल दीजिए। जैसे ये बात सुनी पोट्टी श्री रामालू ने, ये बात जब जेवीपी समिति के बाद जब सुनी, उन्होंने सलाह दी कि अभी भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बांटेंगे हम। तो 1953 में पट्टाभी सीतारामालू कांग्रेस के नेता थे, अनशन पे चले गए, और अनशन में ही उन जो है आमरण अनशन पे चले गए, और अनशन में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दंगा जैसी स्थिति बन जाती है, और बहुत सारे जो है दंगा टाइप का जो है स्थिति बनी रहती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो सरकार जो है आनंद फानन में तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और उनका निधन हो गया। तो उसी आंदोलन के चलते जो है नए राज्य का गठन करता है भाषाई आधार पे, जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो आंदोलन और बढ़ गया। अतः मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर आंध्र प्रदेश का गठन जो है
1953 में कर दिया गया। तो पूछता है कि पहला जो है भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा है? तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, जिसके नेता श्री रामालू थे, और देख भी नहीं पाए, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरा बात थी। ठीक, तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये दूसरा है जो 1953 में गठन हुआ था, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। इसमें क्या हुआ था कि सातवां, इसके अनुशंसा पे सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। ठीक, जो कि भारतीय राज्यों को दो भागों में बांटा, एक तो स्टेट राज्य में और दूसरा यूटी यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में भाग ग और घ वाले जो है राज्य रखे गए, के ऊपर हमने देखा था। जो पहला संविधान जब हमारा लागू हुआ था 1949 वाला, उसमें राज्यों की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी के ग और घ वालों को यूटी बनाया गया, और स्टेट जो है क और ख वालों को बनाया गया। ठीक है, बाद में से धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते थे। ठीक है, क्योंकि संसद के पास पावर थी कि राज्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, तो राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 3 के तहत बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी का यूज करके ढेर सारे राज्य बने, जैसे तेलंगाना बना है, उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड बना। ठीक है, बिहार से टूट के आपका झारखंड बना है, एमपी से टूट के छत्तीसगढ़ बना है। तो ये जो है बनते रहते थे। ठीक है, तो ये बात हुई। अगली, ठीक, फिर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना इसमें, जो जून 1948 में बना, जो अभी बताया हमने, एक के दल की अध्यक्षता में बना था। ये भाषाई प्रांतीय आयोग था। इसने भाषा को राज्य को तोड़ने का बात नहीं कहा, कि ये कहा कि राज्यों का बंटवारा जो है भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अगला जो था ये भी जेवीपी कमेटी थी। ये भी समिति यही बोल रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन अभी नहीं करना चाहिए, जिससे कि 1953 में पोट्टी श्री रामालू कांग्रेस नेता थे, ये आमरण अनशन में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाने की मांग को लेके। और फिर जो है सरकार ने इस मांग को माना, और 1953 में एक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। ठीक है, तो पहला जो राज्य इसी का गठन हुआ था भाषाई आधार पे। ठीक, अगली बात है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसमें पूछा है। तो इसमें पूछता है कि फजल अली आयोग में और दो सदस्य कौन थे? तो फजल अली आयोग जो है दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय रूप में बना था। 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पहले सदस्य के एम पणिकर थे। के एम पणिकर इसके पहले सदस्य थे। दूसरे एच एन कुंजरू थे। और तीसरे थे फजल अली, जो कि अध्यक्ष ही थे। तो 2 सदस्य एक्स्ट्रा थे, एक फजल अली थे। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी। के एम पणिकर, एच एन कुंजरू और ये फजल अली। तो ये बार बार जो है, जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें बार बार उनको पूछता है। इसको याद रखने की जरूरत है। कब बना था फजल अली आयोग, किस लिए बना था? तो ये भी बना था हमारे राज्यों के पुनर्गठन को लेकर ही इसको बनाया गया था। 1955 में अपनी रिपोर्ट ये भी देता है और कहता है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन जो है स्वीकार्य है। तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों को के गठन को स्वीकार कर लिया, और कहा कि एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार करता हूं। तो एक राज्य एक भाषा को मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे भाषा। तो इस वजह से 4 कोस पे एक नया राज्य हो जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भाषाई आधार पे राज्यों के गठन को स्वीकार करता हूं, मगर एक राज्य एक भाषा का जो प्रावधान है कि एक अगर भाषा है तो एक अलग राज्य होना चाहिए, इसके मैं खिलाफ हूँ। ठीक है, फजल अली ने ये बोल दिया था। तो इसमें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसी के द्वारा 1956 में ही 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कह दी। इसी समय जो था, इन्हीं के आयोग, यही आयोग जो था वो रिपोर्ट जो दिया था, जो फजल अली आयोग ही था, जो ये वाला था, फजल अली आयोग ही था ये वाला। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो 1953 में बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ये फजल अली आयोग ही था। यहाँ पे फजल अली, सबसे पहले हम लोग फजल अली आयोग पढ़े थे हमने, उनको बता दिया था, एक के धर को बता दिया था, जो कि गलत बात थी। ठीक है, जो गलत थी, जिसको मैंने बताया भी, बाद में करेक्ट कराया कि ये फजल अली थे, जो 1953 में बनाया गया था इनको। ठीक है, तो ये जो कमेटियां थी ये 1948 से बन रही थी। तो सबसे पहली कमेटी थी एक के धर कमेटी बनी थी। ठीक है, एक के धर कमेटी ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, फिर जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनी थी।
वो भी 1948 में जब पहली जो कमेटी थी, एक आधार कमेटी, जो रिपोर्ट दे दी थी, तो रिपोर्ट उसने कहा कि बसाई आधार पर नहीं बनना चाहिए, तो फिर से दोबारा जो हंगामा चल रहा था, बसाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, उसी को देखते हुए फिर से जेबीपी कमेटी बनाई गई 1948 में ही, रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही बनाई गई। उसने भी कहा कि नहीं, अभी राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, ठीक है, भाषा आधार पे। तो फिर से लफड़ा चालू हो गया, फिर से हंगामा शुरू हो गया। जब हंगामा शुरू हो गया तो क्या किया गया, फिर से एक कमेटी बनाई गई 1953 में, इनकी फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें कुंजरू जी शामिल थे। बनाए गए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम भाषाई आधार पे हम स्वीकार करते हैं, मगर जो है एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग होगा, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फजल अली जो आयोग है, दिसंबर 1953 में 3 सदस्य के रूप में बनता है, और 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। ठीक। तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। पोट्टी श्री रामालो की मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था, और फजल अली आयोग के बारे में समझे हमने, ये सब बात है, ठीक है। तो 14 नए राज्य इन्हीं इसी रिपोर्ट के आधार पे जो है 7वां संविधान संशोधन आया, और उसमें जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, जिसमें राज्यों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक राज्य में, एक यूटी में, ठीक है। यही है, 14 नए राज्य बने इसमें, और 6 केंद्र शासित जो है प्रदेश का गठन जो है किया गया फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो 1956 में के बाद जो बनाए गए जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो 14 राज्य जो बने थे, उसमें 14 राज्य में ये थे: केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये जो थे ये बने थे, ठीक है। तो इसको आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ से देख सकते हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। जरा किन राज्य, जो केरल बना था वो त्रावणकोर और कोचीन राज्य प्लस मद्रास राज्य के मलयालम भाषी क्षेत्र को मिला के जो है 1 नवंबर 1956 को केरल बन गया था, भारत का पहला राज्य जिसका गठन जो है भाषाई आधार पे हुआ था, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र। मगर 1953 में तो पहले ही जो भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का जो है गठन हो गया था, तो इस बात को याद रखिएगा, वो 1953 में हो गया था, मगर 1956 में जो वो आई थी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पे ये जो बना था ये है। तो ये जो है इसको दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है। ये पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है कि कौन सा राज्य जो है सबसे पहले बना था, कौन सा राज्य जो है बाद में बना था, इसके बारे में क्रोनोलॉजी पूछता है। तो ये पूरा बात थी कि मेघालय कब बना, मणिपुर कब बना, ठीक है। अब ये पहले भाग सी के राज्य थे, भाग जो भाग हमने देखा था भाग सी के राज्य भी था, त्रिपुरा था, मणिपुर था, मगर 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर से बना, केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा से, असम के नागा बाउल क्षेत्र जो है 1 दिसंबर 1963 से, ठीक है। तो ये सब मामला जो है इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। 14 राज्यों का गठन पढ़ देता हूँ एक बार। केरल जो है 1 नवंबर 1956 त्रावणकोर कोचीन राज्य प्लस मद्रास के मलयालम भाषी क्षेत्र को मिला के बन गया। महाराष्ट्र कब बना, 1 मई 1960 को बना, बॉम्बे राज्य या बॉम्बे स्टेट से 1 जुलाई 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। गुजरात जो है 1 मई 1960 को बना, बॉम्बे राज्य से 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। पंजाब 1 नवंबर को बना, पंजाब राज्य या पेप्सू सहित इसको मिला के हरियाणा और हिमाचल के कुछ क्षेत्र पृथक हुए इससे। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 में बना, पंजाब राज्य से पृथक होकर कृषि प्रधान नया राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 पूर्व यह मुख्य आयुक्त प्रदेश था, मंत्र कमिश्नर प्रोविंस था ये, चीफ कमिश्नर कमिश्नरेट था ये, कमिश्नर प्रोविंस था ये, पहले केंद्र शासित प्रदेश था ये। कौन? हिमाचल प्रदेश, बाद में इसको राज्य बनाया गया। मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना, असम राज्य के खासी, जयंतिया और गारो हिल्स को मिला के पहले असम का हिस्सा था ये मेघालय। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना, केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर से पहले भाग सी वाले राज्य में था। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा से और भाग सी वाले राज्य में था ये। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, ये डेट पूरा पूछता है, मिलान कराता है कभी कभी, कौन पहले बना कौन बाद में बना है। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन दीव पहले पुर्तगाल के अधीन था गोवा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा से
पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। मिजोरम जो था 20 फरवरी 1987 असम के मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स से मिजो शांति समझौते के बाद ये बना। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर खनिज संपन्न राज्य बना ये। ठीक है। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बने इसमें? तो अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956 को पूर्व में मुख्य आयुक्त प्रदेश था, समुद्री द्वीप समूह था ये। लक्षद्वीप बना 1 नवंबर 1956, मद्रास राज्य के लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को मिला के बना, अरब सागर में स्थित द्वीप है ये। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी के रूप में बना। दमन दीव 26 जनवरी 1961 को पुर्तगाल से मुक्त होकर बना, पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था और बाद में गोवा में मिला दिया गया 1987 में। दादर और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 को बना, पुर्तगाल से मुक्त हुआ क्षेत्र था, पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। पुदुचेरी 1 नवंबर 1962, इसमें फ्रांसीसी उपनिवेशी थे इसमें। पुदुचेरी, कराईकल, यानम, ये जो थे 4 क्षेत्र जो है भारत में फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। दक्षिण भारत के केंद्र शासित प्रदेश था ये पुदुचेरी। ठीक है, तो ये पूरी बात हमारी हो गई है। अगला इसमें कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो है भूमि समझौता हुआ 2015 में। भारत और बांग्लादेश के साथ में भूमि समझौता हुआ था। उसमें क्या हुआ था, कुछ भूमि जो है बांग्लादेश को दी गई थी और कुछ भूमि जो है बांग्लादेश से ली गई थी। तो पूछे कभी कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भूमि ट्रांसफर से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश का जो भूमि विवाद था, सीमा विवाद था, उसको सुलझाने के लिए 2015 में ये बात हुई थी। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 भूभाग आदान प्रदान हुआ था इसमें। इस समझौते में भारत 111 विदेशी क्षेत्र बांग्लादेश को हस्ताक्षरित किया तथा 51 क्षेत्र भारत को बांग्लादेश ने हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, और भारत बांग्लादेश की जो सीमा विवाद का हल हो गया और सीमा जो भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसका विवाद जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला है भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के 28 राज्य गठन किससे अलग हुए और संविधान संशोधन। ठीक है, तो कौन कब बना है इसको समझेंगे। तो पहला है आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को बना। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र से अलग हुआ और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसका गठन हो गया। असम 1 नवंबर 1956 पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत से 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, बिहार तो पहले से ये राज्य था, तो 26 जनवरी 1950 को मूल राज्य बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया। गोवा जो है 30 मई 1987 को दमन दीव से अलग हो गया और गोवा राज्य अधिनियम 1987 के तहत जो है बन गया। गुजरात राज्य 1 मई 1960, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ठीक है, तो इसको मैंने पहले देखा ही था। इसको आप जो है मैं धीरे धीरे सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या इसको देख सकते हैं बार बार कौन राज्य कब बना है और किस संशोधन के माध्यम से बना है। ठीक है, तो इसको पढ़ाऊंगा तो फालतू समझ जाएगा, उससे अच्छा है कि आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश का गठन तिथि और किससे बने वो लोग। तो अंडमान निकोबार 1956 में बन गया था। पूर्व में ये कमिश्नरेट था ये भी। ठीक है, फिर चंडीगढ़ है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से संयुक्त राजधानी क्षेत्र के रूप में बना, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में। अगला इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव जो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली 1961 तथा दमन दीव 1987 को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को बना। पूर्व में यह मुख्य आयुक्त प्रदेश था। लक्षद्वीप जो था 1 नवंबर 1956 को मद्रास से लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को अलग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व राज्य था ये, बाद में इसको जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है इसको यूटी का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का। लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया। पुदुचेरी 1 नवंबर 1962 को फ्रेंच उपनिवेश था और पुडुचेरी अधिनियम 1962 के तहत जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की सूची क्या क्या है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों का पुनर्गठन। 18वां संविधान संशोधन 1966 पंजाब पुनर्गठन। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया हमारे संविधान में। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम राज्य बन गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है।
101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बने थे। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा मामला था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो राज्य राज्य पुनर्गठन जो किस तरह हुआ, देशी रियासतें किस तरह एकीकरण हुआ, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत देश में मिला लिया गया। ठीक है, 1948 में। तो ये सब चीजें जो हमने देखा। ठीक है, तो ये पूरी बात थी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक वीडियो अभी बनाना बाकी है, किस पे, संविधान सभा के जो स्रोत हैं, संविधान सभा में जो संविधान बना था, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे, उसका एक छोटा वीडियो 10 15 20 मिनट का बनेगा। उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। एग्जाम में बार बार वहां से क्वेश्चन पूछता है, मिलान कराता है, तो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और एक दो बार में अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं कि फिर से दोबारा से इसको समझा दीजिए, तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे। ठीक है, और ये समझ में आ जाएगा। वैसे अब जैसे एक आध जो कहीं कहीं गलती हो गई हमसे, कि जैसे एक के दर कमेटी फजल अली आयोग के एक पे दर मैं बोल दिया हूँ, तो उसको वहां से आप करेक्शन उसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।